So what we are asking that have you done any मतलब प्रीवियसली आप लोगों का सिलेबस में सिग्नल सिस्टम या कुछ था या इस बार पहले दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग डिजिटल सिग्नल वर्क? हाँ सर, सिग्नल एंड सिस्टम था पहले था सर। तो सिग्नल सिस्टम था मतलब तुम लोग डिस्क्रीट मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग जानते हो? नहीं सर, याद नहीं है सर, भूल गए हैं। उतना अच्छा से नहीं मतलब कर पाए थे सर। पर फूरियर ट्रांसफॉर्म तो तुम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हो, मैथमेटिक्स में भी तुम्हारा था शायद, हाँ शायद नहीं हुआ पता था। तो मैं आप लोगों को यस सर। प्रोसीड्यूर, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को प्रोसीड्यूर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म का प्रोसीड्यूर आप लोग मैथमेटिक्स में जान चुके हो, आप लोग सिग्नल सिस्टम भी जान चुके हो। मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर वहां पर कुछ डाउट हो या आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा मतलब समझ नहीं पा रहे हैं या और कुछ, तो हम लोग बाद में एक उसके लिए एक रेमेडियल क्लास ले लेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म का। पर अभी क्योंकि आप लोगों को आप जानते हैं सिलेबस भी बहुत बड़ा है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल जितना भी मतलब जितना भी टाइप्स हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप लोगों को समझाएंगे। तो क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म का न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम पहले से आप लोगों को बोल देते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि जो हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा कैसा चल रहा है, कैसा पढ़ रहा है, बहुत ही एक तरफ से चल रहा है ऐसा लगेगा, तो इंटरेस्टिंग भी कम लगेगा। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा आप लोगों को एक मतलब धैर्य रखना पड़ेगा कि कैसा हो रहा है। अगर पहले से ही अगर आप लोगों को लगना शुरू हो गया कि सर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, तो नहीं होगा। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एक है और एक है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, मतलब डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात में हम लोग बात करेंगे। तो पहले थोड़ा आइडिया बना दे आप लोगों को कि हम लोग फूरियर सीरीज फूरियर ट्रांसफॉर्म ये क्यों करते हैं, एक्चुअली क्या होता है ये सब। ये ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, फूरियर सीरीज बोलते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, इतना प्रॉब्लम होता है, इतना जटिल उसका इक्वेशन है, इतना बड़ा बड़ा उसका प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल से क्यों करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ ये देखिए, हम लोग जब भी कोई सिग्नल को एनालिसिस करते हैं तो सिग्नल होता है टू डायमेंशनल। एक है हमारा टाइम जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसको ऊपर डिपेंड कर मेरा सिग्नल, इसीलिए एक्स एक्सिस बराबर हम लोग का टाइम हम लोग कल्पना करते हैं और वाई एक्सिस फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग देते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड या उसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। तो ऐसे ही हम लोग एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं 2D में, टू डायमेंशनल में हम लोग एक सिग्नल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। पर आदत में सिग्नल तो ऐसा नहीं है, सिग्नल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, मैकेनिकल सिग्नल हो सकता है, नॉइज हो सकता है, ह्यूमन सिग्नल मतलब फिजिकल सिग्नल हो सकता है, मशीन सिग्नल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है सिग्नल। कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिग्नल में तब्दील करते हैं, उसको साउंड में चेंज करके साउंड सिग्नल भेजते हैं। कभी कभी हमारा सिग्नल इमेज में आता है, कभी कभी हमारा सिग्नल वीडियो में आता है, तो कुछ भी हो सकता है सिग्नल के साथ।
तो ये सब सिग्नल हम लोग, ये तो कांस्टेंट है कि जितना भी सिग्नल है इस दुनिया में वो सभी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, वो है टाइम। समय के साथ जो भी चलता है वही हमारा सिग्नल है। हर सिग्नल अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे तो हर ही सिग्नल हम लोग टाइम डिपेंडेंट होता है, मतलब टाइम के सापेक्ष में हमारा सिग्नल चलता है। टाइम चेंज होगा तो सिग्नल में कुछ ना कुछ चेंज होगा, अगर चेंज भी ना हो सकता है पर टाइम की सापेक्ष में टाइम डिपेंडेंट होता है वो लोग। तो इसी टाइम डिपेंडेंट में हम लोगों को दो तरह के सिग्नल आप लोगों को दिखेंगे, एक है पीरियोडिक और एक है नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक सिग्नल कौन है? जो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के मतलब टाइम पीरियड के बाद वो फिर से रिपीट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। इस पीरियड के बाद वो एक ही सिग्नल रिपीट होगा, उसे हम लोग पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। और कुछ कुछ सिग्नल होता है जो नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक है, मतलब वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, कभी भी उसका यूनिफॉर्मनेस हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो उसको कहते हैं अपीरियोडिक या रैंडम या नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो ये भी सिग्नल और वो भी सिग्नल दोनों ही अपना टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर किसी डिपेंडेंट सिग्नल को, टाइम डिपेंडेंट सिग्नल को हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1/टाइम पीरियड। यस, 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो अगर हम लोग किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन मतलब टाइम डिपेंडेंट से फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग जो प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं या जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं या जो एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब एक चीज था दूसरा चीज में बन चुका है। जैसे कि आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखा था, वहां पर क्या है, एक गाड़ी है या एक हवाई जहाज है या किसी भी एक डिवाइस है, वो डिवाइस कंप्लीटली चेंज होकर एक रोबोट बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, दैट इज फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन। कार एक चीज है, रोबोट और एक चीज है, तो एक दूसरा डोमेन में चेंज हो गया। ऐसा ही टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो दैट इज टाइम डोमेन सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। तो ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म करने का मतलब। क्यों करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म? तो ये है, हम इसीलिए करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ताकि हम अपना टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आना चाहते हैं। अब आप बता सकते हैं कि सर क्यों ऐसे ऐसे क्यों आएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में था तो क्या प्रॉब्लम था, हम लोगों का क्या समस्या था? हाँ, समस्या था, क्या समस्या था कि टाइम डोमेन में हम लोग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का बारे में ज्यादातर समझ नहीं पाते, क्योंकि टाइम डोमेन सिग्नल में किसी एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हम लोग निकल नहीं पाते इतना अच्छी तरह। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बोला कि एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि वो सिग्नल वीक है या स्ट्रांग है, उसमें कितना बैंडविड्थ है, उसमें कितना हम लोग इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं या उसमें कितना कम्युनिकेशन मीडियम हम लोग भेज सकते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं, उसका स्ट्रेंथ उतना होगा कि नहीं। तो इतना सारे चीज उस फ्रीक्वेंसी में छुपा रहता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग को एनालाइज करना चाहते हैं ताकि हम लोग फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट है उसको बाहर निकाल के देख सके और उसका एनालिसिस कर सके, और अगर चाहे तो अपना डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को छेड़छाड़ कर सके या उसका चेंज कर सके। तो ये एनालिसिस करने के लिए मुझे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आना पड़ेगा ताकि हम लोग फ्रीक्वेंसी को अलग से ऑपरेट कर सके या उसमें अलग से ऑपरेशन कर सके। So that is the use of changing from time domain to frequency domain.
So a periodic discrete time signal with fundamental time period n can be decomposed into n harmonically related frequency components. तो क्या है, एक पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल एन रहेगा, उसको हम डिकम्पोज मतलब उसको हम बना सकते हैं एन हार्मोनिकली रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, एन नंबर ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स. The summation of frequency components gives the Fourier series representation of periodic discrete time signal. Okay. तो यही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का समेशन हम लोग पाते हैं, उसे ही हम लोग फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलते हैं, in which the discrete time signal is represented as a function of frequency of discrete time signal ओमेगा. तो कौन सा फ्रीक्वेंसी क्या कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओमेगा. The Fourier series of discrete time signal is called discrete time Fourier transform or discrete time Fourier series. The frequency components are also called frequency spectrum of a discrete time signal. So this is called Fourier series for periodic signal. Now Fourier representation of periodic time signals has been extended to non-periodic signals by letting the fundamental period n to infinity. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल का आपका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आप उसका भी कर पाएंगे. तो उसका कैसे कर पाएंगे, उसका करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, उसके करने के लिए हम लोग नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स का फंडामेंटल पीरियड जो एन है उसे इंफिनिटी तक ले जाएंगे. तो ये जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स यहां से निकलेगा, उसे हम लोग representing non-periodic discrete time signal as a function of frequency of discrete time signal omega, इसे कहते हैं हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो एक बात साफ हो गया, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल नॉन पीरियोडिक, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, बताओ, अभी अभी बोला. एक बार फूरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज, जब भी पीरियोडिक सिग्नल का बात होगा तभी हम लोग बोलेंगे फूरियर सीरीज, और जब भी आप लोगों का नॉन पीरियोडिक सिग्नल का बात होगा तभी हम लोग बोलेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म. प्लीज अंडरस्टैंड इज वेरी वेरी केयरफुली. फॉर पीरियोडिक सिग्नल today is 25th. So for the summation of frequency component of a periodic discrete time signal in which the signal is represented
as a function of frequency, as a function of frequency of discrete time signal omega. Is called discrete time Fourier series. Is called discrete time Fourier series. And number two, same thing. Here will be non-periodic. So the same thing you will write of a non-periodic. Next, same thing is called discrete time Fourier transform. Okay, understand? Yes, sir. So one is called DTFS, another is called DTFT. We result it DTFS and we write it DTFT. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मॉड्यूल 3 में सर हम लोग का सर डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है सर, और मॉड्यूल 4 में सर डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, सर दोनों अलग अलग है सर। हाँ तो हम लोग डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म ना जान पाएंगे तो उसका एडवांस वर्जन डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं जान पाएंगे। पहले तो आपको फूरियर सीरीज के बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म जानना है, उसके बाद डीएफटी। डीएफटी इज द एडवांस वर्जन ऑफ डीटीएफटी। डीटीएफटी को अगर एडवांस में चले जाएंगे फास्ट कंप्यूटिंग के लिए, तब आपको आएगा डीएफटी, और इसके साथ आएगा और भी एडवांस एफएफटी, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो आज पहले हम लोग डीटीएफटी करेंगे, इसीलिए मॉड्यूल 4 पहले करेंगे, फिर मॉड्यूल 3 करेंगे। सिलेबस जो देते हैं उसका दिमाग में तो कुछ नहीं रहता है, वो लोग सिर्फ सिलेबस दे देते हैं। वो लोग नहीं जानता है कि कौन सा मॉड्यूल पहले पढ़ाएंगे, कौन सा मॉड्यूल बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब क्या बोलते हैं, उसका कोई दायित्व नहीं है। अगर आप लोग नहीं समझे, अगर आप लोग का प्रॉब्लम हुआ तो उसका कोई जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी तक कोई जिम्मेदारी नहीं होता। यूनिवर्सिटी सिर्फ खड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। चलो एक सिलेबस देना है, सिलेबस दे दो, किसी और से पूछेंगे, किसी और जगह से लेंगे, फिर एक बनाकर आपको दे दिया प्रेजेंटेशन। अब तुम दौड़ो, जो टीचर है वो दौड़ो, जो स्टूडेंट है वो दौड़ो,
समझ पाए या ना पाए उसका प्रॉब्लम, यही तो है यूनिवर्सिटी आप लोगों का। अब पहले आपको डीटीएफटी समझना पड़ेगा, फिर आप डीएफटी समझेंगे, तो वो कर देता है मॉड्यूल 3 में डीएफटी, उसके बाद डीटीएफटी। मतलब तुम लोग सीख के आए हो भाई बेटा, तुम लोग डीएसपी का एडवांस वर्जन पहले से सीख के आए हो, इसलिए जब चाहे जो कुछ हम समझाएंगे आप लोग समझ जाओगे। अभी तो मैंने बोला आप लोगों की कि आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा है, आपने बोला हाँ, मैंने बोला आपने डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, आपने बोला कि नहीं हम लोग याद नहीं है, भूल गए। तो अगर आपको पहले ही हम लोग डीएफटी दे देते तो एक उधर उधर चला जाता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप लोग को समझने में आसान होगा, इसीलिए पढ़ रहा हूँ। सब कुछ अगर बुक से या यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन से पढ़ाते हैं, तो यूनिवर्सिटी आज पढ़ा ना उसका फैकल्टी से पढ़ाता है, क्यों कॉलेज में अलग अलग फैकल्टी रखते हैं, समझ गए? यस सर। तो हम क्या बोल रहे थे, जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, let xn is a discrete time signal. And x of e to the power j omega is a Fourier transform of xn. So x of e to the power j omega equals to summation of n equals to minus infinity to plus infinity x of n into e to the power minus j omega n. So this is called the Fourier transform of a discrete time signal, that is GTFT. Now this is the signal is now in frequency domain. So if I wanted to return back to time domain, we have to do inverse Fourier transform. And at that time, xn equals to the discrete time signal and x of e to the power j omega is the Fourier transform of xn. So the inverse Fourier transform, that means we are getting again x of n equals to 1/2 pi integration minus pi to plus pi x of e to the power j omega e to the power j omega n into d omega for n equals to minus infinity to plus infinity. So this is called the inverse Fourier transform. This is called inverse discrete time DTFT. This is called inverse DTFT and this is called
dtft. So x of e to the power j omega, that is equals to Fourier transform of x of n, that is equals to summation of n equals to minus infinity to plus infinity x of n into e to the power minus j omega n. This is actually the formula of dtf, where f is the Fourier ft operator, Fourier transform operator. Okay. Yes, sir. Okay. So next we will do some properties of Fourier transform. We have to know some of the properties of Fourier transform. So we are going to the next page. Now we will discuss about properties of Fourier transform. DTFT. So first property is called linearity property. So what does the linearity property tells? The linearity property of a Fourier transform states that the Fourier transform of a linear weighted combination of two or more signals is equals to the similar linear weighted combinations of the Fourier transform of the individual signals. That means if let Fourier transform of x1n, that is the one signal, equals to x1 e to the power j omega, that we know, and the Fourier transform of x2n equals to x2 e to the power j omega. So then by linearity property, what we can say, Fourier transform of a1 x1n plus a2 x2n equals to a1 x1 e to the power j omega plus a2 x2 e to the power j. So that is the Fourier linearity property, where a1 and a2 are constants. Understand? So if we want to Yes, sir. if we want to prove this theorem, what we will do? So by the definition of Fourier transform, x1 e to the power j omega
equals to Fourier transform of x1n, that is equals to summation of n equals to minus infinity to plus infinity x1n into e to the power j omega, sorry, minus j omega n. So x2 j omega, same thing, x2 e to the power j omega equals to nothing but Fourier transform of x2n, that is equals to summation of n equals to minus infinity to plus infinity x2n into e to the power minus j omega n. So if I add the two, that is Fourier transform of a1 x1n plus a2 x2n. If I adding the two, then what will be the summation? Summation will be n equals to minus infinity to plus infinity a1 x1n plus a2 x2n into e to the power minus j omega n. So if I take this e to the power minus j omega n inside, so n equals to minus infinity to plus infinity, okay, and then I get a1 x1 n e to the power minus j omega n plus a2 x2 n into e to the power minus j omega n. Clear? यस सर। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, अब इसको अलग अलग कर देते हैं। तो इसको अगर अलग अलग कर देते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन है, तो दो समेशन ले लेते हैं। एक समेशन n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी बन गया a1 x1 n इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा n हो गया, प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a1 x1 x2 n, सॉरी a2 x2 n इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा n बन गया। अब देखिए इस जो समेशन है, पहला जो समेशन और दूसरा जो समेशन है, उनमें क्या है, लिमिट क्या है, n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट a1 is a constant, so there is no need to keep the constant inside the summation, so we can take out the constant outside the summation for the both case. So I am taking out the summation constant, that is a1 is outside. Now n equals to minus infinity 2 plus infinity x1 n into e to the power minus j omega n एक हो गया, और दूसरे के a2 बाहर निकल आता है, उसके बाद n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x2n into e to the power minus j omega n। सो दोनों हो गया, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1n e to the power minus j omega n, ये किसका इक्वेशन है, हेलो बताओ ये किसका, हाँ यही अपना x1 e to the power j omega का फॉर्मूला है। सो यही तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। सो दैट इज x1 e to the power j omega और a2 e to the power a2 x2 to the power e to the power j omega। So that is समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अटेंडेंस दे दो, क्योंकि और बहुत टाइम बहुत ही कम बाकी है, 3 मिनट बाकी है, तो अटेंडेंस दे दो। उसके बाद पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी थोड़ा दिखाएंगे।
यह खत्म करेंगे क्योंकि 4 मिनट अभी है। सिर्फ 2 आदमी का अटेंडेंस आया है। बहुत जल्दी जल्दी अटेंडेंस दो, बाद बाकी। अभी सिर्फ 2 आदमी दिए हैं, अभी भी 3 आदमी देने के लिए बाकी है। अटेंडेंस अगर नहीं दोगे चैट बॉक्स पे तो मैं अटेंडेंस भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर वक्त स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं रहेगा। सो सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। अब जैसे कि नाम है, आप लोग समझ सकते हो कि ये पीरियोडिक सिग्नल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर हमने क्या बोला है, फूरियर ट्रांसफॉर्म कम करेंगे, बताओ। फूरियर ट्रांसफॉर्म कम करते हैं, कोई जवाब नहीं। फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए, क्या हुआ? यस सर। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए करते हैं तो उसमें पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी कहाँ आ रहा है, वो तो तुम पूछोगे ना। अगर तुम नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बोलूंगा और चला जाऊंगा, पर ये तुम्हारा दिमाग में तो आना चाहिए कि हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी कहाँ है? यस सर। ये बोल रहा है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए भी है, पर उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 2 पाई पीरियड के बाद आपका पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी मिलेगा, उससे पहले नहीं। 2 पाई के बाद ही आपको पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी मिलेगा फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल, जब आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो ये बोलते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स एन, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा होता है, और ये इस पीरियोडिक, मतलब एक्स ऑफ जी ओमेगा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया है वो पीरियोडिक होता है विथ पीरियड 2 पाई, पीरियड ऑफ 2 पाई। अगर ये फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये सिग्नल पीरियोडिक है 2 पाई की पीरियोडिक 2 पाई पीरियड में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा प्लस 2 पाई एम, प्लस 2 पाई एम, that is equals to nothing but x of e to the power j, जहां पर m एक इंटीजर है, m is that integer। So this is the periodicity property। तो इसका जो प्रूफ है वो नेक्स्ट दिन हम लोग दिखाएंगे। आज फिलहाल की टाइम खत्म हो गया, तो हम लोग सिर्फ अभिजीत कुमार और सूरज कुमार महतो ने सिर्फ अटेंडेंस दिया है, बाद बाकी कोई नहीं दिया। प्लीज आप लोग दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना दोनों का अटेंडेंस काउंट होगा। So thank you for joining the class. Thank you very much. कुछ डाउट है? नो सर। ओके, थैंक यू। और मैं आपने जो बोला है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।